नमस्कार। भारत में और विश्व में विकास का क्रम क्या हो, समाज का, व्यक्ति का, राष्ट्र का और पूरे विश्व की उन्नति कैसे हो, इन सब की चिंता करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर एक प्रगतिशील विश्व के निर्माण, संवर्धन, यहाँ शांति की स्थापना, इसके लिए प्रयासरत रहता है। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सदस्य देश मिलकर अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करते हैं। ऐसे ही लक्ष्य 2015 में एक बार पुनः निर्धारित किए गए और जिन्हें नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य 2030। ये सतत विकास लक्ष्य विभिन्न आयामों पर केंद्रित थे, जिसमें से एक प्रमुख आयाम शिक्षा भी थी। सतत विकास लक्ष्य 2030 का आयाम 4 गुणवत्ता युक्त शिक्षा से संबंधित है। आज हम इसके विषय में विस्तार से बात करेंगे। पर इस पर बात करने से पहले सतत विकास की जो अवधारणा स्वीकृत की गई वह क्या है? पर्यावरण एवं विकास पर एक विश्व आयोग आया 1983 में और इसने एक रिपोर्ट जारी की 1987 में, जो वर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट कहलाती है। उस रिपोर्ट में एक स्थान पर लिखा है कि आने वाली पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। अर्थात हम ऐसे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो हमारी पीढ़ी का विकास तो है ही, साथ ही आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे और उनकी क्षमता समाप्त ना हो, कम ना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में ऐसे 17 सतत विकास लक्ष्यों और 169 प्रयोजनों को अंगीकृत किया। इसी को हम सतत विकास लक्ष्य 2030 या एजेंडा 2030 के नाम से जानते हैं। इससे पहले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। लगभग 15 वर्षों तक ये लक्ष्य रहे और इन लक्ष्यों की समय सीमा जब 2015 में समाप्त हो गई, तब पुनः लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण किया गया और हमें सतत विकास लक्ष्य मिले, जिनका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 देशों ने इसका अनुमोदन किया और ये एजेंडा 1 जनवरी 2016 से पूरे विश्व में प्रभावी माना जाता है। कुल मिलाकर जो 17 प्रमुख क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों के हैं, उसमें पहला लक्ष्य है गरीबी का उन्मूलन, भुखमरी से मुक्ति, स्वास्थ्य और आरोग्यता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जलवायु, नवीनीकृत ऊर्जा, किफायती ऊर्जा संसाधन और इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे उत्कृष्ट विकास, आर्थिक विकास से लेकर के जलीय जीवों की सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी की भागीदारी, शहरीकरण और भूमंडलीय विकास, तमाम आयामों पर यह सतत विकास लक्ष्य बात करते हैं। मैंने कहा कि ऐसे कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों की पहचान की गई, जिसमें से चौथा सतत विकास लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। यदि आप इस लक्ष्य को देखें तो इस लक्ष्य में कहा गया है कि समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए जीवन पर्यंत सीखने के अवसर को प्रोत्साहन देना, यह
सतत विकास लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बाद में सतत विकास लक्ष्य को और विस्तारित करते हुए इसके लक्ष्य 4 अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य में 10 आयाम जोड़े गए। पहला आयाम है कि वर्ष 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को निःशुल्क समान गुणवत्ता वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि इसमें प्रासंगिक और प्रभावी अधिगम प्रतिफल प्राप्त हों। इसका दूसरा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन की देखभाल, विकास और पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, जिससे कि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। इसका तीसरा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए विश्वविद्यालय सहित सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीक, व्यावसायिक और तृतीयक अर्थात टर्सरी शिक्षा उपलब्ध कराना और उस तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। इसमें चौथा लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक रोजगार, अच्छी नौकरियों, उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशलों के विकास के साथ साथ प्रासंगिक कौशल रखने वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना। इसका पांचवां लक्ष्य है वर्ष 2030 तक शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना, विकलांग व्यक्तियों, स्थानीय लोगों और कमजोर परिस्थितियों के बच्चों सहित कमजोर वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों पर समान पहुंच सुनिश्चित करना। ये लक्ष्य यह भी निर्धारित करते हैं कि वर्ष 2030 तक हम ये सुनिश्चित करें कि सभी युवा और वयस्कों में पर्याप्त अनुपात में पुरुष और महिलाएं दोनों संख्यात्मकता और साक्षरता दोनों प्राप्त करें। साथ ही यह लक्ष्य यह भी कहता है कि हम वर्ष 2030 तक ये सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षार्थी सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल विकसित करें, जिनमें सतत विकास और सतत जीवन शैली, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, शांति और अहिंसा की संस्कृति, वैश्विक नागरिकता, सांस्कृतिक विविधता और सतत विकास में संस्कृति के योगदान की सराहना, ये सारे आयाम सम्मिलित हों। इन 7 मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 3 और आयाम बाद में जोड़े गए, या यूं कहें कि ये 3 आयाम इसके कार्यात्मक आयाम हैं। पहला आयाम है ऐसी शिक्षण सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन करना जो बच्चे, विकलांगता और लिंग के प्रति संवेदनशील हों, जो सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करें। दूसरा आयाम जिसे 4 खा हमने कहा है, उसमें कहा गया है कि वर्ष 2020 तक व्यावसायिक प्रशिक्षण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी और इंजीनियरिंग सहित उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक कार्यक्रमों में विकसित देश और विकासशील देशों में नामांकन के लिए जो विकासशील देशों और विशेष रूप से कम विकसित देशों के बच्चे जाते हैं, चाहे वे छोटे द्वीप हों, विकासशील राज्य हों या अफ्रीकी देश हों, उन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या का वैश्विक स्तर पर विस्तार किया जाए। साथ ही 2030 तक सभी विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित देशों, छोटे द्वीपों या विकासशील राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित हो और योग्य शिक्षकों की आपूर्ति को पर्याप्त वृद्धि किया जा सके। आइए इन लक्ष्यों पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला लक्ष्य है निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। मैं यहाँ पर आपसे यह भी अपेक्षा करूँगा कि इन लक्ष्यों की चर्चा पर चिंतन करने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो अनुशंसाएं हैं उनको भी ध्यान में रखें, तो आपको दोनों में काफ़ी एकरूपता और निकटता दिखाई देगी। जैसे पहला लक्ष्य जो निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, उसमें कहा गया है कि कम से कम 12 वर्षों की निःशुल्क, सरकार द्वारा वित्त पोषित, समावेशी, समतापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाए, जिसमें कम से कम 9 वर्षों की अनिवार्य शिक्षा उपयुक्त अधिगम प्रतिफलों के साथ हो, यह सुनिश्चित हो। कैसे होगा? वर्तमान में भारत में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह 6 से 14 वर्ष की आयु अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा की बात करता है, परंतु ये सतत विकास लक्ष्य
माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की बात करते हैं। अर्थात यदि हम अपने वर्तमान शिक्षा के अधिकार अधिनियम में परिवर्तन लाएं और माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अंग बना दें तो हम इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे पता लगेगा कि यह लक्ष्य प्राप्त हो रहा है नहीं? इसके लिए कुछ संकेतक हैं। जैसे कक्षा 2 या 3 में सभी लिंगों के बच्चों का क्या अनुपात है? प्राथमिक शिक्षा के अंत में अर्थात कक्षा 5 के बाद वह अनुपात कितना है? निम्न माध्यमिक कक्षा के अंत में अर्थात कक्षा 8 के बाद वह अनुपात कितना है? और इसके साथ साथ उन्होंने पढ़ने और गणित अर्थात लिटरेसी और न्यूमरेसी में न्यूनतम कितनी दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं, कौन सा दक्षता स्तर प्राप्त कर लिया है? यह इस लक्ष्य की सफलता का एक संकेतक होगा। इस लक्ष्य की सफलता का दूसरा संकेतक प्राथमिक शिक्षा, निम्न माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा की पूर्णता की दर होगी। तो सतत विकास लक्ष्यों में केवल लक्ष्यों का ही निर्धारण नहीं किया गया है, वरन इन लक्ष्यों की पूर्ति के क्या संकेतक होंगे इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। और इन संकेतकों पर विस्तार से चर्चा इंचियन डिक्लेरेशन में की गई। दूसरा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पहुंच है। तमाम शोध ये बताते हैं, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये लिखा है कि बहुत सारे शोधों ने यह बताया है कि 85% बच्चे के मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। और यह वह आयु है जो अभी भी पारंपरिक जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली है उसकी सीमा से परे है, क्योंकि हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सतत विकास लक्ष्यों में जब यह कहा जाता है कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ प्रारंभिक बचपन के विकास और देखभाल के लिए कम से कम 1 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्ता वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान को प्रोत्साहन दिया जाए, हमें फिर से अपने शिक्षा के अधिकार के अधिनियम की सीमाओं में परिवर्तन लाना होगा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, जो हमारी औपचारिक शिक्षा प्रणाली है, उसका अंग बनाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसकी अनुशंसा की है कि हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा को पारंपरिक अर्थात जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है उसका अंग बनाएंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी इंचियन डिक्लेरेशन में 2 संकेतकों की बात की गई है। पहला संकेतक है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात जो स्वास्थ्य, सीखने और मनोसामाजिक कल्याण अर्थात साइकोसोशल डेवलपमेंट, इसमें उनके विकास का पथ क्या है। साथ ही विद्यालय में प्रवेश की आयु से 1 वर्ष पहले जो संगठित शिक्षा है, जो ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है, जो औपचारिक शिक्षा है, उसमें लिंगानुसार बच्चों की भागीदारी दर क्या है। यदि हम उससे पहले की सभी शिक्षा की व्यवस्था न कर सकें तो भी कम से कम 1 वर्ष की शिक्षा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, जो पारंपरिक अर्थात विद्यालय शिक्षा में प्रवेश से पहले की शिक्षा है, उसको हमें अनिवार्य और निःशुल्क बनाना होगा और वहाँ गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। तीसरा लक्ष्य तकनीक, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुँच से संबंधित है। ये माना जाता है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये स्वीकार किया गया है और यही बात सतत विकास लक्ष्यों में भी कही गई है कि कई स्थानों पर व्यावसायिक शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा से भिन्न और निम्न माना जाता है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण में बहुत सारी बाधाएं हैं। हमें इन बाधाओं को कम करना होगा और माध्यमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा से तृतीयक स्तर तक हमें युवाओं और वयस्कों में आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करने होंगे। सतत विकास लक्ष्यों की अपेक्षा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप हमें धीरे धीरे जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, तृतीयक शिक्षा है, अंडर ग्रेजुएट स्नातक स्तर तक की शिक्षा है, उसे भी धीरे धीरे निःशुल्क किए जाने की ओर बढ़ना चाहिए। इसकी सफलता का संकेतक जो निर्धारित किया गया है इंचियन डिक्लेरेशन में, वह है कि लैंगिक आधार पर विगत 12 माह में औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण में युवाओं और वयस्कों की भागीदारी कितनी है। आप ये देख रहे होंगे कि तमाम संकेतकों में
लैंगिक आधार को महत्व दिया गया है। वह इसलिए कि हमें बालक और बालिकाओं, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान योगदान, भागीदारी और विकास सुनिश्चित करना है। इसीलिए संकेतक लिंगानुसार रखे गए हैं। चौथा लक्ष्य वित्तीय सफलता के लिए प्रासंगिक कौशल वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना है। अर्थात किसी भी राष्ट्र का वित्तीय विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसका सक्सेस, सफलता, यह इस पर निर्भर करता है कि वहां किसी कौशल को जानने वाले और वह कौशल जो उपयोगी कौशल हो उसको जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। बड़े लंबे समय से इस बात पर आलोचनाएं होती रही हैं कि देश में बहुत सारे इंजीनियर जो इंजीनियरिंग करते हैं वह रोजगार के काबिल नहीं हैं। बहुत सारे युवा जो स्नातक स्तरीय शिक्षा ग्रहण करते हैं वह शिक्षा उनको रोजगार के लिए तैयार नहीं करती। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि उन शिक्षण के दौरान उनको जो कौशल सिखाए जाते हैं वे कौशल जब वे बाजार के समक्ष आते हैं, जब वे कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो शायद वे कौशल प्रासंगिक नहीं रहते, अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसीलिए, और ये केवल भारत की चिंता नहीं है, ये पूरे विश्व की चिंता है, इसीलिए सतत विकास लक्ष्यों में प्रासंगिक कौशल वाले व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाने की बात कही गई है। और इसके दो आयाम हैं, पहुंच और कौशलों का अधिग्रहण। पहुंच का अर्थ गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए TVET अर्थात टेक्नोलॉजिकल, वोकेशनल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तक समान पहुंच का विस्तार करने की आवश्यकता है। शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों के तौर तरीकों की विस्तृत श्रृंखला को उपयोग करते हुए सीखने के अवसरों को बढ़ाना होगा, उनको विविधतापूर्ण बनाना होगा ताकि सभी युवा और वयस्क, विशेष रूप से लड़कियां और महिलाएं अच्छे काम और अच्छे जीवन के लिए प्रासंगिक ज्ञान, कौशल और दक्षता प्राप्त कर सकें। कौन से कौशल अधिग्रहण करने हैं? केवल कार्य विशिष्ट कौशल नहीं, वरन उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक कौशल, हस्तांतरणीय कौशल, इनको विकास करने पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे समस्या समाधान की योग्यता, महत्वपूर्ण चिंतन, रचनात्मकता, टीम वर्क, संचार कौशल, संघर्ष समाधान, क्योंकि इनका प्रयोग उनको जीवन के विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में करना होगा। इसका संकेतक जो निर्धारित किया गया है वह यह है कि किसी भी कौशल के प्रकार में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल वाले युवाओं और वयस्कों का अनुपात कितना है। पांचवां लक्ष्य शिक्षा में सभी भेदभाव को समाप्त करने का है, अर्थात इसमें समावेशन और समानता की बात सतत विकास लक्ष्यों में कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी की बात करती है कि हमें सभी लोग, लिंग, उम्र, निर्जाति, रंग, जातीयता, भाषा, धर्म, राजनीति या कोई अन्य विचारधारा, राष्ट्रीय सामाजिक मूल्य, संपत्ति, जन्म के साथ साथ होने वाली विकलांगता, प्रवासी, स्वदेशी लोग, बच्चे, युवाएं, कमजोर परिस्थितियों के बच्चे समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें और सभी की पहुंच आजीवन शिक्षा के अवसरों तक हो, यह सुनिश्चित करना होगा। हमें उन कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी जिनमें विकलांग, स्वदेशी, जातीय अल्पसंख्यक और गरीब शामिल हैं, और उसके लिए हमें अन्य महत्वपूर्ण रणनीतियां भी बनानी होंगी। साथ ही इस लक्ष्य में लैंगिक समानता को भी स्वीकार किया गया है और इसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। ये कहा गया है कि सभी लड़के लड़कियों और सभी महिलाओं और पुरुषों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का आनंद लेने, समान स्तर पर इसे प्राप्त करने और शिक्षा के समान लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं को जो लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह, प्रारंभिक गर्भावस्था या घरेलू काम के भारी बोझ के अधीन कभी कभी हो जाती हैं, उनसे उन्हें बचाने की आवश्यकता है, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही लड़के भी जिन संदर्भों से वंचित हैं उन पर लक्षित कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यह लक्ष्य ये सुझाते हैं कि लैंगिक समानता पर नियंत्रण करने का उद्देश्य तभी अधिक प्रभावी हो सकता है, ये नीतियां तभी अधिक प्रभावी हो सकती हैं जब एक समग्र विकास पैकेज का हिस्सा हों जो स्वास्थ्य, न्याय, सुशासन और बाल श्रम से मुक्ति को बढ़ावा देता हो। इसके संकेतक के तौर पर सभी के लिए शिक्षा का समता सूचकांक विकसित करने की बात है, इक्विटी इंडिकेटर और इक्विटी इंडेक्स, जिसमें महिला, पुरुष, ग्रामीण, शहरी, निचला शीर्ष, विकलांगता की स्थिति, स्वदेशी लोग, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्र के लोग, उन सब से संबंधित आंकड़े उसमें सम्मिलित होंगे। अगला लक्ष्य सार्वभौमिक साक्षरता और
संख्यात्मकता का है। इस लक्ष्य के लिए सिद्धांतों, रणनीतियों और कार्यों को साक्षरता की समकालीन समझ के आधार पर किसी संदर्भ में प्रवीणता के स्तर से निरंतरता के रूप में रेखांकित किया गया है। यह साक्षर बनाम निरक्षर का जो साधारण द्विविभाजन है, जो डाइकोटॉमी है, उससे बहुत आगे की बात है। इसीलिए इस लक्ष्य की कार्रवाई करने का उद्देश्य यह है कि हम ये सुनिश्चित करें कि 2030 तक दुनिया भर के सभी युवा और वयस्कों में कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल अर्थात फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स ये विकसित हो सकें और ये कौशल प्रासंगिक कौशल हों। इनमें मान्यता प्राप्त दक्षता स्तर प्राप्त किए जाएं, तभी हम बुनियादी शिक्षा के सफल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके संकेतक के तौर पर इंचियन डिक्लेरेशन में कहा गया है कि किसी भी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या का लिंगानुसार अनुपात कम से कम उनमें कार्यात्मक साक्षरता के आधार पर और संख्यात्मक कौशलों में एक दक्षता के निश्चित स्तर के आधार पर होना चाहिए। 7वां लक्ष्य सतत विकास और वैश्विक नागरिकता के लिए शिक्षा है। मानवाधिकारों की पूर्ति, स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक शांति और जिम्मेदार नागरिकता, लैंगिक समानता, सतत विकास और स्वास्थ्य की पूर्ति में शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है, यह एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत सिद्धांतों में भी इसको स्थान दिया गया है। हमें एक ऐसी शिक्षा बनानी है जो सीखने के संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान दे, इतनी प्रासंगिक हो। इसके लिए नागरिकों में उत्पादक जीवन जीने, सूचित निर्णय लेने, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और उनको हल करने के लिए स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक वे सक्रिय भूमिका निभा सकें, उन कौशलों का विकास होगा। उसके लिए आवश्यक ज्ञान का विकास होगा। ऐसा मूल्य और दृष्टिकोण उनमें विकसित हो ताकि वे वैश्विक नागरिकता की शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह सतत विकास लक्ष्यों में शिक्षा के आयाम में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसमें शांति और मानवाधिकार की शिक्षा के साथ साथ अंतर सांस्कृतिक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा भी सम्मिलित है। इसके संकेतक के तौर पर इंचियन डिक्लेरेशन में लिखा गया है कि वह सीमा जिस तक सभी स्तरों अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों, पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा, छात्र मूल्यांकन की मुख्य धारा में वैश्विक नागरिकता शिक्षा और सतत विकास के लिए शिक्षा, जिसमें लैंगिक समानता और मानवाधिकार सम्मिलित हैं, दोनों होनी चाहिए। जो 3 कार्यात्मक लक्ष्य हैं, पहला लक्ष्य समावेशी और सुरक्षित विद्यालयों का निर्माण और उन्नयन है। यह लक्ष्य पर्याप्त भौतिक आधारभूत ढांचे और सुरक्षित समावेशी वातावरण की आवश्यकता को पूरा करता है, जो पृष्ठभूमि या विकलांगता की स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए सीखने के अवसर प्रदान करे। ऐसी शिक्षा सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन किया जाए जो बच्चे विकलांगता और लिंग के प्रति संवेदनशील हों और सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करें। इसके संकेतकों के तौर पर कई सारे संकेतक सुझाए गए हैं, जैसे विद्यालयों में बिजली की पहुंच का अनुपात, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट की उपलब्धता, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर की उपलब्धता और अनुप्रयोग, विकलांग छात्रों के लिए अनुकूलित बुनियादी ढांचा और सामग्री, बुनियादी पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए लिंगानुसार बुनियादी स्वच्छता सेवाएं, हाथ धोने की सुविधाएं जो वॉश इंडिकेटर्स हैं उसके आधार पर, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। विकासशील देशों में उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति का विस्तार हो। यह देखा जाता है कि बहुत सारे युवा कम विकसित देशों या विकासशील देशों से अधिक विकासशील देशों या विकसित देशों की ओर जाते हैं, वहां अध्ययन करना चाहते हैं, वहां विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक के कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो कम विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, जो निम्न विकसित देश हैं या जो कम विकासशील हैं, उनके बच्चों को अधिक विकासशील और विकसित देशों में प्रवेश के और अध्ययन के अधिक अवसर मिलें। इसके लिए छात्रवृत्तियों की संख्या को वैश्विक रूप से बढ़ाया जाए। इसका संकेतक छात्रवृत्ति में आधिकारिक विकास सहायता के प्रवाह की मात्रा को इंगित करेगा कि वह प्रवाह की मात्रा कितनी बढ़ी या कम हुई है। विकासशील देशों में योग्य शिक्षकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी सतत विकास लक्ष्यों में एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि शिक्षा से संबंधित किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण है। इस पर हमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा में समानता में खाई, खासतौर पर वंचित क्षेत्रों में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और शिक्षकों का असमान वितरण
ये बड़ी समस्या है। शिक्षण और शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी की एक मूलभूत शर्त है। इसके लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना होगा, उनकी पर्याप्त रूप से भर्ती और पारिश्रमिक की व्यवस्था करनी होगी, उनको प्रेरित पेशेवर बनाना होगा, उनको अच्छी तरह से संसाधन युक्त बनाना होगा, उनमें कुशलताएं विकसित करनी होंगी और उनमें प्रभावी ढंग से शासित प्रणालियों का समर्थन देना होगा। इसके संकेतक के तौर पर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों का अनुपात, ऐसे शिक्षक जिन्होंने कम से कम न्यूनतम संगठित शिक्षा प्राप्त की हो। किसी भी देश में प्रासंगिक स्तर पर शिक्षण के लिए उन्होंने आवश्यक सेवा पूर्व या सेवाकालीन प्रशिक्षण जैसे शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किए हों। ऐसा नहीं है कि केवल सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 4 में ही शिक्षा की बात कही गई है। कुछ और लक्ष्य भी हैं जिनमें शिक्षा से संबंधित आयामों पर बात की गई है, जैसे स्वास्थ्य और कल्याण का लक्ष्य 3, जिसके लक्ष्य 3.7 में ये बात कही गई है कि 2030 तक परिवार नियोजन, सूचना और शिक्षा सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और इसके लिए राष्ट्रीय रणनीतियां और कार्यक्रमों को आयोजित करना होगा और ये शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लैंगिक समानता का लक्ष्य जो कि 5वां सतत विकास लक्ष्य है, उसके लक्ष्य 5.6 में कहा गया है कि 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाओं में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, सूचना और शिक्षा तक समान पहुंच की गारंटी देना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात यहाँ भी शिक्षा की बात कही गई है। सतत विकास लक्ष्य 8 के लक्ष्य 8.6 में जो अच्छे काम और सतत विकास का लक्ष्य है, उसमें कहा गया है कि 2030 तक हमें रोजगार शिक्षा का प्रशिक्षण बढ़ाना होगा और ऐसे युवा जो इसमें नहीं हैं उनकी संख्या के अनुपात में कमी लानी होगी। 12वें सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 12.8 में कहा गया है, जो कि जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है, कि हमें 2030 तक ये सुनिश्चित करना होगा कि हर जगह लोगों को उनकी प्रकृति के अनुरूप सतत विकास और जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध हो और यह जानकारी और जागरूकता शिक्षा के माध्यम से आएगी। जलवायु परिवर्तन समन संबंधी 13वें सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 13.3 में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन समन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी आदि से बचने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी। अपने वातावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हम सबको एक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व का निर्माण करना है, तो एक शिक्षक के तौर पर, एक शिक्षा कर्मी होने के नाते हमें इस कार्य योजना पर एक साथ काम करना होगा। यदि हम अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभा पाएंगे, तो न केवल हम वैश्विक स्तर पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, वरन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जितनी भी अनुशंसाएं हैं उन सबको भी प्राप्त करने में आगे बढ़ सकेंगे। आप सभी ने इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।